भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है, भारत की प्रथम देश भाषा पाली मानी जाती है, जिसका पूर्ण रूप से विकास बिहार में हुआ ना। जो है पल्ली गांव से माना जाता है इसका विकास है। अरे वाह प्रिंसिपाल जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, नौकरी पाएं और समाज में अपना एक शिक्षक बन करके महत्वपूर्ण योगदान दें। ठीक है, समझ गए बेटा? सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना, जरूर नोट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिना एक भी समय गंवाए जोरदार ढंग से कर रहे हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी है। देखो बेटे एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल राधिका जी बने रहिए, काम आएगा। 4-5 क्वेश्चन वहां भी व्याकरण का आएगा और आपके लिए जरूरी है। देखो बेटे, और मैं 3-4 चीजें यहां बता देता हूं। एक प्रश्न 100% आएगा जब परीक्षा में, देख लेना। अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ये 3 अपभ्रंश से विकसित बोलियां कौन कौन सी हैं इनमें से? हाँ 75 नंबर आएगा भैया, 75 नंबर आएगा। और 75 नंबर में कम से कम 23 करना जरूरी है। ठीक है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, बिल्कुल शुरू से एकदम, आज तो मिक्स क्लास है, कल से बिल्कुल क ख ग घ से शुरू करेंगे, कल से बिल्कुल क ख ग घ से शुरू करेंगे, वर्णमाला से कल से शुरू करेंगे, बिल्कुल ABCD से। और मेरे बच्चे जो कल जो रोज हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, यहां से पढ़ के जाइएगा। 23 नंबर यहां से हम दिलवाएंगे, यहां से दिलवाएंगे 23 नंबर। चलो कह रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी है, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% है। ध्यान रखना। देखो बेटे मैं बता देता हूं, अर्धमागधी, पहले सुनो, मागधी, जुगाड़ देखो, मागधी, मागधी शब्द मगध से बना, मगध कहते हैं वर्तमान पटना को, और पटना कहां है? पटना बिहार में है। कहने का मतलब, अब देखो कैसे जुगाड़ लगा कि मागधी से कौन सी हिंदी निकली, तो बिहार, बिहार माने बिहारी हिंदी, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है। क्लियर हो गया? नोट करो, यह प्रश्न पूछा जाएगा। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, नोट करो इसे, मगही और मैथिली, ये पक्का आएगा। मगही, मैथिली, भोजपुरी 3, ये 100% नोट करो बेटा, ये बिल्कुल बिहार है। अब इसके बाद मागधी के बाद आता है अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी माने आधा मगध, आधा मगध माने आधा बिहार। और ये भैया आधा बिहार कहां बसता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, ये सब बिहार की भरे पड़े हैं। तो आधा बिहार बसता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। ठीक, और पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी है? एक तो आपकी अवधी है, एक है आपकी बघेली, और एक है छत्तीसगढ़ी। तो नोट कर लिया, नोट कर लिया। ये बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की दृष्टि से, दोनों बिहार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, नोट करो इन्हें भैया, ये सब आएगा। हाँ भोजपुरी में एक चीज और सुन लो, क्या? नोट करो, इसे भी नोट करो, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन। क्या? भिखारी ठाकुर, नोट करो बेटा, भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जो है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं बेटा, आप पीजीटी के लिए पढ़ो, पीजीटी के लिए पढ़ो। यहां मैं 175 वाले पर चल रहा हूं, इसके बाद क्लास लूंगा जिसमें आपको वहां का प्रॉपर सिलेबस पढ़ाऊंगा दमदारी से। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और नोट लो, ले रहे हो तो लो, ढंग से लो पूरा। देखो हिंदी की
नोट करो, हिंदी की बोलियों में भोजपुरी, ये सब बिहार के लिए है बेटा। हिंदी की बोलियों में भोजपुरी भारत के बाहर सर्वाधिक बोली जाती है। क्या होती है? भारत के बाहर सर्वाधिक बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, ये सब भोजपुरी के गढ़ हैं। ये सब जो है भोजपुरी के गढ़ हैं। तो ये प्रश्न भी आएगा कि हिंदी की कौन सी बोली है जो भारत के बाहर सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो हिंदी की बोली है भोजपुरी, जो भारत के बाहर सबसे ज्यादा बोली जाती है। बिल्कुल क्लियर, सबको क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत जोर का प्रश्न था बेटा। अगला क्वेश्चन, कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? कौरवी, देखो याद कर लो, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा यही सब याद हो जाएगा, यही सब याद हो जाएगा। कौरवी, कौरवी शब्द बना है कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश की भाषा को कौरवी कहा गया। किसको? कुरु प्रदेश। और कुरु प्रदेश कौन है पता है? मेरठ। कुरु प्रदेश कौन है? मेरठ। और मेरठ की बोली क्या है? मेरठ की बोली है खड़ी हिंदी। कभी नहीं भूलोगे ना, कौरवी किसका दूसरा नाम है? खड़ी बोली हिंदी का। याद हो गया बेटा? याद हो गया मेरे बच्चे? हाँ बिल्कुल, मैं कर रहा हूं यह जो है सबके लिए तैयारी कराऊंगा बेटा। देखो कितने जोर का क्वेश्चन था कि याद करा दिया। कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी शब्द किस कहां की बोली है? कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश माने मेरठ। मेरठ का मतलब मेरठ की बोली खड़ी बोली, तो खड़ी बोली को ही कौरवी कहते। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समय बिल्कुल नहीं लेंगे, जितना एक बात और है, सुनो, एक चीज हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी प्रैक्टिस में जब भी आना मेरे बच्चे, एक काम जरूर करना। क्या? कि कॉपी कलम लेके बैठना। जो ट्रिक, जो क्वेश्चन, जो पॉइंट अच्छा लगे धड़ाक से नोट करना, मजा आ जाएगा बेटा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है बिल्कुल शुरू से, प्रभात कुमार जी बिल्कुल वर्ण वर्णमाला से शुरू होगा पेड में ना। मैंने कहा यूनिवर्स पूजा जी, मैंने आपसे बताया कि माध्यमिक की भी तैयारी होगी बेटे, उसका बैच अलग से चलेगा, ठीक है? वहां का प्रॉपर सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल नोट करते रहना। चलो मेरे बच्चे, कह रहे हैं जहां कुछ भी लिखने में छूट जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत परीक्षाओं में आया है। जहां कुछ भी लिखने में छूट जाता है वहां कौन सा विराम चिन्ह लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मैं सोमवार को घर जाऊंगा। मुझे कहना है मैं सोमवार को घर जाऊंगा, और जल्दी जल्दी लिखने में सोमवार हमसे छूट गया, सोमवार छूट गया। तो कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसे लगा करके, सी का उत्तर दे रहे हैं रजनीश जी, बी का उत्तर ज्यादातर लोग दे रहे हैं श्रेया जी, जो है संदीप जी, ललिता देवी जी सी कह रही हैं, ए कह रहे हैं फरहा नूर जी। मेरे बच्चे ध्यान रखना, पहले तो चिन्ह पहचानो डायरेक्ट, ऐसे जैसे चिड़िया का पंख पैर बनता है ना, जब चिड़िया चलती है तो इस तरह से उसका पैर बनता है ना, ये इस तरह से, ये आकृति, ये पहचानो। अब इसको ध्यान रखना, इसको जो है हम कहते हैं हंस पद। देखो हंस का पैर याद हो गया, जब चिड़िया चलती है तो उसका पैर ऐसे ही तो रहता है, इस तरह से, ये चिड़िया का पैर, तो ये हंस का पैर है, इसे हंस पद कहते। क्या कहते हैं बेटा? हंस पद। या इसका एक दूसरा नाम और भी है, नोट करना, इसे हम जो है त्रुटि विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हंस पद या त्रुटि विराम, दोनों नोट कर लो। बहुत मस्त, बहुत जोर का क्वेश्चन है कि अगर अब जैसे हम यहां लिख करके सोमवार लिख देंगे, तो अब इससे क्या हो जाएगा कि इसे यहां पढ़ा जाएगा, मैं सोमवार को ना, अब ये मैं सोमवार को घर जाऊंगा, तो इसे कहते हैं हंस पद या त्रुटि विराम। हाँ ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो मेरे बच्चे। कह रहे हैं मृदु मंद मंद मंथर मंथर तरिणी हंसिनी सी सुंदर ना, इसमें कौन सा अलंकार है?
मृदु मंद मंद मंथर मंथर, तरड़ी हरि जो है तरड़ी हंसनी सी सुंदर। इसमें जो है कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलो मैं देखूं कौन उत्तर देता। सी का उत्तर आ रहा है, सी का उत्तर आ रहा है रेहान जी का। ए कह रहे हैं ए कुमार जी, राधिका आर्या जी सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं ऋषि स्टार जी। देखो बेटे एक बात ध्यान रखो, छेका लाटा विद्या सुविद्या ये अनुप्रास के सारे भेद हैं। और ध्यान रखना यहाँ एक बात देखो, यहाँ भी शुरू में म है, 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 यहाँ भी शुरू में म है। कहने का मतलब कि इसमें प्रथम वर्ण म की, प्रथम वर्ण म की बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? नोट करो भैया, अगर अलंकार आएगा ना तो मजा बांध देंगे जो है, और आएगा 100%। प्रथम वर्ण म की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जिस अनुप्रास में बार बार एक से ज्यादा वर्णों की आवृत्ति होती है उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। कौन सा अनुप्रास कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास। कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब देख लो बेटे, याद रखना जिस अनुप्रास में एक या अधिक वर्णों, मैं इसे प्रैक्टिस में सब घसीट दूंगा यार, कि एक या अधिक वर्णों की क्या करना है कि बार बार आवृत्ति हो। एक या अधिक वर्णों की बार बार जब आवृत्ति होती है तो उसे वृत्त्यानुप्रास। आवृत्ति माने बार बार आना, ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी कुमुदनी अवधसर रघुबर विरह दिनेश, और अस्त भय विकसित भय निरख राम राकेश। यहां देखो जुगाड़, देखो जुगाड़ देखो। हाँ मैं रोज 7 बजे पढ़ा रहा हूं, मैं रोज 7 बजे पढ़ा रहा हूं और रोज 7 बजे पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। नारी कुमुदनी अवधसर रघुबर विरह दिनेश। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमें तो इसमें आ ही नहीं रहा है, भाई हमें तो आ ही नहीं रहा है एक भी। तो जुगाड़ देखो कि कैसे गुरुजी बताएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, जुगाड़ देखो। देखो बेटे उपमा अलंकार कहाँ होता है, नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं। जहां पंक्ति के बीच में सा सी से सम सदृश समान, सा सी से सम सदृश समान शब्द अगर आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। कहीं आया है? नहीं आया है उपमा, नहीं, नहीं है ना, नहीं है उपमा। और याद रखना जिसमें उपमा नहीं होगा वहां प्रतीक होने के चांसेज ही नहीं बैठेंगे, नोट कर लो कहीं। जिसमें उपमा, क्योंकि उपमा का उल्टा होता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। तो अगर उपमा नहीं होगा तो प्रतीप होगा ही नहीं, दो कट गया। विभावना मतलब जानते हैं, बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के कार्य, मतलब जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना ना, आप पढ़ते हैं ना क्या कि बिनु पग चले। अब देखिए पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है। अब यहां ऐसा तो कुछ है नहीं, विभावना भी कर दिया, रूपक बच गया। देखो ये जुगाड़ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से पढ़ाएंगे कल से। मैंने कहा कल से वर्ण वर्णमाला का पहला चैप्टर शुरू होगा, एकदम स्टार्टिंग से, ABCD से, ठीक है बेटा। चलो अगला देखो, नारी कुमुदिनी, नारी रूपी कुमुदिनी रूपक है। नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है? इसे तो बता सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ, हैं जल्दी बताओ, नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है? सी का उत्तर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। क्या यार इतना बढ़िया उत्तर आप लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी हम कर नहीं पा रहे हैं। कितना जोर का, देखो सारे सी का उत्तर एक तरफ से दे रहे हैं, सब सी का, बबीता जी, संतोष जी, ललिता जी, वंदना जी, सब सी का उत्तर दे रहे हैं एक तरफ से ना। देखिए ये एक्चुअली ये संधि बनती है बेटा
नमः धनकार, और ये जो विसर्ग है ये स में बदल जाता है, आधे स में, तो न म विसर्ग की जगह आधा स कार, नमः धनकार से नमस्कार। और जब अंत में विसर्ग होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अगला, निम्न में अग्र स्वर नहीं है। अब इसका तो उत्तर सब देंगे, जल्दी उत्तर दो, फटाफट उत्तर दो, इसका सारे मेरे बच्चे उत्तर देंगे। कौन सा स्वर अग्र स्वर नहीं है? अग्र स्वर नहीं है, सब इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। देखो पहली बात तो समझ लो, ये जो अग्र स्वर मध्य स्वर इन सब की बात करते हैं, ये ध्यान रखना बेटे, ये है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार। अब एक चीज बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन यही नोट कर लो, जिंदगी में गलत नहीं करना। एक क्वेश्चन, ये हमारी जिह्वा है, ये हमारी जिह्वा का अग्रभाग है, और अग्रभाग से जो स्वर उच्चरित होते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ये हमारी जिह्वा का मध्य भाग है, और यहां से जो स्वर उच्चरित होते हैं उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। ये हमारी जिह्वा का पश्च भाग है, पीछे का भाग है जो जुड़ा हुआ है, इसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक ले लो, एक ट्रिक ले लो बड़े जोर की, बच्चे जो रेगुलर थे वो जानते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा ट्रिक से। अ को छोड़ो, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो पीछे पीछे। अब देखो इसमें जितने स्वर हैं पहले उन्हें अंडरलाइन करो, आ ओ उ औ। अ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे माने मध्य, अ कहाँ है? बीचे, बीचे माने मध्य, तो अ को लिख दो कहां? अ लिख दो मध्य में, अमध्य स्वर हो गया। हो गया बेटा? हाँ मिलेगा बेटा, मिलेगा, मिलेगा, यही सुपर कोचिंग में मिलेगा अर्पिता जी, यही मिलेगा और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो अ को छोड़ो बीचे बीचे, अमध्य स्वर हो गया, हो गया बेटा। अब क्या कर रहे हैं? आ माने केवल आ रहेगा। क्यों केवल आ रहेगा? क्योंकि अ ऑलरेडी हट चुका है। ओ माने ओ औ दोनों, और ऊ माने छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनको कहाँ छोड़ना? पीछे पीछे, पीछे माने पश्च। तो देखो यार कितना बढ़िया पश्च भी निकल गया। क्या? आ थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दें, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, ये पश्च स्वर हो गए, हो गए पश्च स्वर। अब जो बचे उन्हें अग्र लिख दो। कौन बचा? छोटी बड़ी बची, और ए बचा, री को छोड़ दिया जाता है। तो देखो कितना बढ़िया, सारे स्वर याद हो गए कि नहीं? आ सब याद हो गए ना? तो कह रहे अग्र स्वर नहीं है। ई भी हम देख रहे हैं अग्र स्वर है, ए भी है, आई भी है, लेकिन औ क्या है? औ हमारा जो है वो पश्च स्वर है। तो डी इज द राइट आंसर। अग्र स्वर नहीं है ना, तो औ पश्च स्वर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। राम को भी स्कूल जाना पड़ेगा, इस वाक्य में, इस वाक्य में भी शब्द है। राम को भी स्कूल जाना पड़ेगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें भी शब्द क्या है? जल्दी बताना बेटा। क्या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या निपात है? एक जुगाड़ दूं, एक जुगाड़ दूं तुरंत। निपात, क्या बात है, टीचिंग जो है। अरे वाह, सब डी का उत्तर दे रहे हैं, पकड़ लिया है, बिल्कुल पकड़ लिया है, डी का उत्तर। सुनो, एक सुन लो, एक एक जुगाड़ देता हूं, नोट करो, बहुत काम आएगा। क्या? एक वर्ण वाला, एक वर्ण वाला निपात होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे निपात, पर अगर एक वर्ण वाला है तो वो 100% निपात होगा। भी, तो, से, ये एक वर्ण वाले अगर आ रहे हैं तो ये निपात होंगे। ठीक है, मजा आया? मजा आया ट्रिक में? एक वर्ण वाला आ रहा है तो निपात होगा, भी, तो, से, ये सब निपात होंगे। ठीक है बेटा? तो डी इज द राइट आंसर। ये क्या होगा? निपात। और कल से
कल बिल्कुल कल से शुरू हो रही है वर्णमाला से पहली प्रैक्टिस ना, पहली प्रैक्टिस शुरू हो रही है कल से वर्णमाला से। सब लोग जुड़े रहेंगे वर्णमाला से बिल्कुल जीरो से। ठीक, निपात समझ में आया। अच्छा, निपात का एक लक्षण मैं और बताऊं, एक लक्षण और बताऊं, दिमाग में बिठा लेना। निपात ऐसा होता है ना, अगर इसका स्थान बदल दो तो वाक्य का भाव बदल देता है। जैसे राम को भी स्कूल जाना है, मतलब अन्य बच्चों को जाना है प्लस राम को भी जाना है। अब हम भी बदल दें, राम को स्कूल भी जाना है, राम को स्कूल भी जाना है। अब आप यहां एक चीज देखो बेटे कि अब जैसे हमने भी का स्थान बदल दिया, अर्थ बदल गया। राम को स्कूल भी जाना मतलब राम को अन्य जगह जाना है प्लस स्कूल भी जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां निपात का एक दूसरा लक्षण है कि अगर आप इसका स्थान बदल देंगे ना तो ये शब्द का वाक्य का भाव बदल देता है। बिल्कुल अर्पित जी, सब एक बार लाइक और शेयर करो। और एक बात बेटा, 6 बजे से जिन बच्चों ने जो है फेसबुक, जिन बच्चों ने अभी हमारे टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो है टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करो आप लोग, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का। और 6 बजे मास्टर क्लास होती है, वहां भी 10 बहुत जोरदार प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है और वहां 6 बजे सब उपस्थित मिलिए। 10 वहां लीजिए, 22 एक दिन में 32-35 क्वेश्चन, और 32-35 क्वेश्चन में हम कम से कम 50 प्रश्न कवर करेंगे। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक कई हजार प्रश्नों का अभ्यास करा देंगे बेटे, और जो है आपका काम बिल्कुल ओके रहेगा। ठीक है, तो चलो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या तो कलम दीजिए या स्केच दीजिए। ये वाक्य क्या है, कैसा वाक्य है ना? हाँ हाँ है भैया देवराज जी, हमने कहा पेड कोर्स हम ही पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो। हाँ चलिए, अब एक बात देखिए, हम पढ़ाएंगे पेड कोर्स, आप परेशान ना हो। मैंने कहा या तो कलम दीजिए या स्केच दीजिए, जल्दी बताइए। बी का उत्तर आ रहा है, सी का भी, सुमन जी, रवि जी, जो मोहिनी जी, आरती जी, राजेश जी। बी का उत्तर ज्यादातर लोग दे रहे हैं, सी का उत्तर भी दे रहे हैं। सुनो बेटे, एक चीज नोट कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब सुनो बेटा, एक चीज ध्यान से रखो, या तो कलम दीजिए या स्केच दीजिए। इसमें एक चीज देखो, या तो कलम मतलब विकल्प नंबर 1 भाई हमारे पास, या स्केच विकल्प 2। कहने का मतलब है कि यहां हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो कलम या तो स्केच ना। और ध्यान रखना बेटे कि ऐसे जो वाक्य होते हैं इन्हें कहा जाता है विकल्प सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? विकल्प सूचक वाक्य। और विकल्प सूचक वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। याद हो गया सबको? जहां हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे तुम आना या अपने भाई को भेज देना, तुम आना या अपने भाई को भेज देना, तुम आना या अपने भाई को भेज देना। अब देखो यहां भी हमारे पास बेटे दो विकल्प है। क्या? तुम आना पहला विकल्प है, अपने भाई को भेज देना दूसरा विकल्प है। तो जहां भी विकल्प होता है हमारे पास उसे विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं, और विकल्प सूचक वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। अच्छा, ये वाक्य नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे न तुम आए न तुम्हारा भाई। अब इसमें भी बहुत से लोग फंस जाते हैं कि यार ये तो नकारात्मक है। कोई बात नहीं, यहां भी तो दो ऑप्शन है, या तो तुम आते या भाई आता, न तुम आए ना भाई आया, तो यहां भी तो विकल्प है। ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल भाई सीटेट वाले भी पढ़ सकते हैं, वहां भी 5-6 नंबर की हिंदी आती है, मैंने कब मना किया? क्लियर? चलो ये नोट कर लेना, कहने पर अक्सर गलती करते हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? तेजी से हवा चलना, बहुत तेज हवा चलेगी, चेहरे पर हवाई उड़ जाएंगी, एकदम रूखी रूखी हो जाएगी।
घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। जल्दी बताओ बी क्या बात है, सबने पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताऊं सुन लो। एक बार ना एक वैद्य जी थे, वैद्य जी बड़े ही जोर के वैद्य थे अपने समय के। तो वो जब, लेकिन उनके बच्चे बहुत नालायक थे, वो वैद्य का काम नहीं सीखे। तो जब वैद्य जी मरने लगे तो उनको बड़ी टेंशन हुई कि हमारे बालकों की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे तुरंत मत ले जाना शमशान घाट, मुझे कपड़े से ढककर बाहर रख देना। जड़ी बूटियां अलग अलग रूप बनाकर आएंगी मुझे देखने, और उन्हें पकड़ना, उनसे पूछना तुम किस काम आती हो, और कहीं नोट कर लेना और तुम्हारा वैद्य बन जाओगे। बोले ठीक है। अब जैसे वैद्य जी खत्म हुए, बच्चों ने उन्हें ढक के बाहर लिटा दिया। अब दौड़ता हुआ शेर आया। अब किसकी हिम्मत पड़े शेर को पकड़े, चीता आया, किसकी हिम्मत पड़े चीता पकड़े, भालू आया, किसकी हिम्मत पड़े भालू आए पकड़े, अजगर आया, किसकी हिम्मत पड़े अजगर पकड़े ना। अंत में एक बकरी आई। अब सारे घर भर टूट पड़े, उसी बकरी पर दबा दिए, वो में करने लगी। अब कहे कहे कि वो बकरी चिल्लाई, कही दूर हटो दूर हटो। जब दूर हटे तो उसने कहा मैं तो हर रहे हूं, पेट में कब्ज हो गैस हो उस काम आती हूँ, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां आई तुमने उन्हें तो पकड़ा नहीं, और मैं तो, मुझे मेरा उपयोग तो सारे जानते हैं, आम आदमी भी जानता है कि पेट में कब्ज हो गैस हो हर्रे खा लो ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तो साधारण सी हूं। तो भैया उसी तरह से जैसे ये प्रश्न आया, वैसे सारे बीपर टूट पड़े, सारे बीपर टूट पड़े एक साथ। उसी वैद्य जी वाली कहानी मुझे याद आ गई कि सारे बीपर टूट पड़े, किसी ने बी के अलावा एक भी उत्तर नहीं दिया ना। तो चलो बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना का मतलब घबरा जाना। एक चीज मेरी नोट कर लेना बेटा, काम आएगी, जहां फंसोगे वहां काम आएगी। नोट कर लो, मुहावरा या लोकोक्ति, मुहावरा या लोकोक्ति का कभी सीधा अर्थ नहीं होता। मुहावरा या लोकोक्ति का कभी सीधा अर्थ नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चाहे मुहावरा हो चाहे लोकोक्ति हो, इनका कभी डायरेक्ट अर्थ नहीं होता। जैसे बहुत से लोगों को चलेगा कि हवाइयां उड़ना, हवाइयां उड़ना माने जोर से हवा चलना, नहीं, इनका कभी सीधा अर्थ नहीं होता, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ सही कहा, सही कहा, इंटरव्यू में अक्सर चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। चलो, जंगल में लगने वाली आग, ये 3-4 क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए, एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन है ये जो है, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बेटे। कह रहे हैं जो है जंगल में लगने वाली आग, जठरा नल, बड़वा नल, दावा नल, कामा नल। सुनो बेटा, मैं यहां बताऊं, दावा नल शब्द जो है ये दाव धन अनल से बना है। तो याद करा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, भूले तो बताना, कभी भूलेगा नहीं। दाव धन अनिल, और आपको पता है दाव कहते हैं जंगल, अनल का मतलब होता है आग, तो जंगल की आग। दावा नल का मतलब क्या हो गया, जंगल की आग, क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। जठरा नल, जठर धन अनल कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर, जठर का मतलब होता है पेट, अनल माने आग, तो जो पेट की आग होती है उसे जठरानल कहता है। आप कहोगे गुरु जी पेट में कौन सी आग बढ़ रही है, तो लोगों का कहना है पेट में आग ही होती है जो सारे भोजन को जलाकर खत्म कर देती है, तो जठरानल याद हो गया। बड़वानल ना, बड़वा धन अनल, बड़वा धन अनल, ध्यान रखना बेटा। बड़वा शब्द जो है ना, ये समुद्र के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, समुद्र के लिए, अनल माने आग, तो समुद्र की आग। चारों क्वेश्चन में से एक जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ना। दूसरा है कामानल, काम धन अनल, काम का मतलब होता है वासना से, अनल माने आग, तो जो वासना की आग होती है उसे कामानल कहते हैं। तो चारों याद हो गया बेटे। तो क्या पूछ रहा है, जंगल में सी, जठरानल पेट की आग, बड़वानल समुद्र की आग, दावानल जंगल की आग, कामानल
जो है काम वासना किया। क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार शब्द से बना विशेषण है। जुगाड़ बताऊं? जुगाड़ लोगे? देखो भैया एक बात ध्यान, ये बाजार शब्द दिया और पूछ क्या रहा है? विशेष। जब कोई एक शब्द देकर, क्या बात है, सारे फिर बी पर लग गए, क्या बात है यार, अब हम बी तिखी कर दें ना। सारे नीतू जी, कृष्णा जी, संदीप जी, प्रियंका जी, कृष्णा, आरती जी, प्रवीण जी, आशुतोष जी, हैं, सब बी पर लगे। सुनो बेटे, अगर इसका एक ट्रिक होता है, सुन लो। अगर कोई शब्द देकर उससे बना विशेषण पूछे तो ध्यान रखना, इससे बनने वाला, थोड़ा जोर का ट्रिक है, इससे बनने वाला शुद्ध शब्द, इससे बनने वाला शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक? अब देखो, बाजारे कोई शब्द है नहीं, बाजारपन कोई शब्द है नहीं, बाजारूपन है नहीं, केवल बाजार। तो यार बहुत सरल ट्रिक है, अगर कोई शब्द देकर उससे बना विशेषण पूछे तो केवल एक काम करना, क्या कि उस शब्द को लेना और उससे बनने वाला शुद्ध शब्द पकड़ लेना। चारों विकल्प में से वही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे सरल ट्रिक विशेषण का। अथ शब्द का विलोम होगा। जल्दी बताओ बेटा, अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब क्या होता है? हाँ, लास्ट में देखिए रोज गाता था, बिल्कुल 9th-10th का भी पढ़ाएंगे पुष्पा जी, सब पढ़ाएंगे बेटा। रोज गाते, अथ श्री रामायण कथा, रोज गाते थे ना, अथ श्री रामायण कथा। ना, अथ, अथ श्री, यह है रामायण कथा। तो अथ जो है, अथ का विलोम होता है इति। आप, अच्छा चलो छोड़ो, अथ को छोड़ दो, अथ को छोड़ दो। जब आप गणित पढ़ते थे, कोई निर्मेय प्रमेय सिद्ध करते थे, तो अंत में क्या लिखते थे? इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। इति सिद्धम मतलब ऐसा सिद्ध कर दिया, समाप्त। तो समाप्त अर्थ माने शुरुआत। 7 बजे बिल्कुल एक्यूरेट, 7 बजे से क्लासें शुरू होती है। अथ श्री, अथ का इति हो जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, 9th-10th का भी होगा बेटा, 9th-10th का भी कराएंगे। ठीक है, सबको कंफर्म हो गया? अथ का विलोम इति बहुत महत्वपूर्ण विलोम। नेक्स्ट, धूप दीप। मैं देखूं इसका सही उत्तर कौन देता? बहुत कठिन प्रश्न, रियल में मैंने शुरू करने से पहले बता दिया कि बहुत कठिन प्रश्न। धूप दीप इत्यादि से देवता की पूजा करना क्या कहलाता है? मतलब जैसे आप अपने मंदिर में नॉर्मली पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, वो क्या कहलाता है? उसे अर्चना कहते हैं, वंदना कहते हैं, आराधना कहते हैं, पूजा कहते हैं। जल्दी बताना, क्या कहते हैं? धूप दीप जलाकर देवता की पूजा करने को क्या कहते हैं? आराधना, अर्चना। मतलब कोई आराधना कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। हाँ हाँ, 7th फेज के लिए ही है भैया, इसी की क्लास ही है। ठीक है, चलो देखो, पूजा, पूजा का मतलब है बिना किसी सामग्री के। नोट करो, मैंने कहा बहुत माइन्यूट अंतर है। बिना किसी सामग्री के पूजा करना, ये क्या कहलाता है? पूजा कहलाता है। नंबर 2, आराधना, आराध्य की उपासना। अब इसमें आप सामग्री रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, वंदना। वंदना का मतलब होता है बेटे, वंदना का मतलब होता है गा करके, गा कर स्तुति करना। और अर्चना का मतलब होता है कि, इसीलिए आप देखिए हमेशा हम लोग का प्रयोग करते हैं पूजा अर्चना किया, हमें नहीं कहते पूजा वंदना किया, पूजा पूजा आराधना। पूजा अर्चना
पूजा माने मन से, अर्चना माने धूप दीप, इसलिए हम जोड़ के कहते हैं। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया। मैंने कहा ना बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसका माइन्यूट अंतर लोग नहीं जानते, नोट कर लेना, इसे काम आए। भगवान करे कि तुम इस बार सफल हो, ये कैसा वाक्य? भगवान करे तुम इस बार सफल हो। हाँ पलामू टाइगर जी, अर्चना आई है ना। भगवान करे तुम इस बार सब सफल हो जाओ, सबसे पहले हमारे बच्चे नौकरी ले। इच्छावाचक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक। क्या बात है, ए वेरी गुड, बिल्कुल ए का उत्तर सही है। देखो बेटे ध्यान रखना, ये है क्या, इसे आप अंग्रेजी में ब्लेसिंग्स कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे ब्लेसिंग्स कहते हैं, हिंदी में इसे आप कहते हैं शुभ कामना। क्या कहते हैं? शुभ कामना। नोट करो, बहुत काम आएगा। शुभ कामना, इच्छा, नंबर 3 शुभ कामना, इच्छा, शाप। श्राप शब्द देखो, वास्तव में वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है और हम अक्सर गलत कर देते हैं ना, कि श्राप शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द साप होता है, इसे भी नोट करके रखना। श्राप नहीं होता, शुद्ध शब्द साप होता है। तो अगर कहीं कोई शुभकामना हो, कोई इच्छा हो, शाप हो, या किसी को कोई सुझाव दिया जाए, जिसे आप सलाह भी कहते हैं, अगर ये चीज जहां आ जाती है, वह वाक्य क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य। क्या कहलाता है बेटा? इच्छावाचक वाक्य। कहां कहां? जहां कोई शुभकामना हो, कोई इच्छा हो, शाप हो, सुझाव हो, वो सब क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये कौन सा वाक्य? मिश्र है, सरल है, संयुक्त है, क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, सुनो एक जुगाड़ बताऊं, साउंड कम आ रहा है? नहीं आई, सीडीपी नहीं है, हिंदी में सीडीपी नहीं है भैया, हिंदी में सीडीपी नहीं है। 75 नंबर हिंदी माने 75 नंबर हिंदी, 75 नंबर हिंदी माने के 75 नंबर केवल हिंदी, ठीक है? हाँ, सरल वाक्य। क्या बात है यार, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है यार, बिल्कुल बधाई हो आप लोगों को, आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। सुनो बेटा, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, देखो जुगाड़ के ही मास्टर हैं, और मास्टर के पास होता है क्या है? जुगाड़ ही होता है, और हम जुगाड़ के बहुत बड़े मास्टर। जहां, नोट कर लेना, केवल एक वाक्य हो, जहां केवल एक वाक्य हो, वह सरल वाक्य होता है। नोट कर लेना बेटे, जहां केवल एक वाक्य हो, वह क्या होता है? सरल वाक्य होता है। अब लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये क्या है? केवल एक वाक्य। मैं अभी इसके उद्देश्य विधेय आदि पर नहीं गया, मैंने सीधा एक जुगाड़ बता दिया आपको। हाँ नहीं नहीं, 75 में 25 हिंदी नहीं है पलामू टाइगर जी, मेरे बेटे कितनी बार आपको समझाया, भाषा के कुल प्रश्न है 100, ठीक है? रुको नीचे, भाषा, सुन लो बेटा, भाषा के 100 प्रश्न, और इन 100 प्रश्नों में से 25 अंग्रेजी और 75 हिंदी। इसमें 3 ऑप्शन है, हिंदी है, उर्दू है, और बंगला है, ठीक है? तो भाई मोस्टली लोग हिंदी के ही मिलेंगे। अब इसमें से आपको 25 तिया 75, मतलब लगभग 8 क्वेश्चन करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, और इसमें से आपको करना पड़ेगा लगभग 23 प्रश्न क्वालिफाई होने के लिए। और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका दूसरा जचेगा, अन्यथा नहीं जचेगा। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा।
ये भी दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हरिजीत पांडे जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर साहित्य भी आएगा। बेटा आने दो सिलेबस, अभी व्याकरण तो 100% रहेगा, तो हम कल से बिल्कुल वर्ण वर्णमाला से शुरू से एबीसीडी से क ख ग घ से कल शुरू करने जा रहे हैं, वर्ण वर्णमाला से। अगर साहित्य आता है डरिए नहीं, मैं खड़ा हूं, साहित्य के तो हम मास्टर ही हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट। देखो बेटे, तो ये कंफर्म हो गया, सरल वाक्य है। अगले प्रश्न पर चले। कह रहे हैं शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, ये तो बड़ा आसान है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताओ, सब एक का उत्तर देंगे। बहुत आसान है, सर्वनाम कहते हैं। एक चीज और नोट कर लेना, क्या सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं? सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, धर्मपाल जी अब यही पढ़ा रहे हैं, यही है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? सर्वनाम को ये प्रश्न पूछा गया है कि किसे संज्ञा प्रतिनिधि कहा जाता है। एक्चुअली संज्ञा प्रतिनिधि का मतलब है, प्रतिनिधि वो होता है जो किसी के स्थान पर आए। प्रतिनिधि कौन होता है? प्रतिनिधि माने जो किसी के स्थान पर आए। प्रतिनिधि कौन होता है? जो किसी के स्थान पर आए। तो ध्यान रखना बेटे, ये सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा का प्रतिनिधि कहा जाता है। इंग्लिश सुबह चलती है 8 बजे, इंग्लिश की क्लास सुबह 8 बजे चलती है बेटा। यह कलम किसकी है? वाक्य में यह क्या, यह शब्द क्या? सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या संज्ञा है? जल्दी उत्तर दो बेटा, जल्दी उत्तर दो, यह कलम किसकी है? जल्दी उत्तर दो। देखो गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, कर रहे हैं गलती। हीरो हीरालाल रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ए वाले रुक जाओ, मत मत आगे बढ़ो बेटा, गलती कर रहे हो, फंस जाओगे। ये मेरे बच्चे सुन लो, देखो मुझे भी पता है कि यह शब्द सर्वनाम है, हमें भी पता है। यह के तुरंत बाद क्या आया है मेरे बेटे? कलम। कलम शब्द क्या है? संज्ञा। और यह क्या कर रहा है? यह कलम है, यही कलम है यार, यही कलम है, कलम है, यही ये कलम है। मतलब यह कैसा, यह क्या कर रहा है? संज्ञा को निश्चित कर रहा है, संज्ञा को निश्चित कर रहा है। और जो संज्ञा को निश्चित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक बात ध्यान से सुन लेना बेटे, जितने भी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जितने भी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वे क्या होते हैं? सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसलिए कभी गलती मत करना, हमेशा सी का उत्तर देना। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये सर्वनाम है तो हम सर्वनाम का उत्तर क्यों न दें? तो समस्या क्या है पता है बेटे? ये सर्वनाम है प्लस विशेषण भी है। हम माध्यमिक की भी कराएंगे बेटा। ये सर्वनाम है प्लस विशेषण भी है। तो अगर केवल जो लोग एक का उत्तर दे रहे थे, हैं, बैच पढ़ाएंगे बेटा, डायरेक्ट धड़ाधड़ पढ़ाएंगे ना, और बिल्कुल ऐसी तैयारी कराएंगे कि 75 में
आप बड़े आराम से 70 कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो बेटे यहां ये सर्वनाम भी है विशेषण भी है, तो अगर आप केवल सर्वनाम कहोगे तो विशेषण छूट जाएगा, इसलिए सी ध्यान रखना। अगर निश्चयवाचक, नोट कर लो बेटा, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम कहीं आता है और विकल्प में सार्वनामिक विशेषण दिया है तो आपको सार्वनामिक विशेषण ही लगाना। ठीक है, ना 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 ना, इंग्लिश अलग हिंदी अलग। इंग्लिश के 25 में से 30%, हिंदी के 30 में से 75 में से 30%। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं भगवान मुझे अपना ले, वाक्य में सर्वनाम है, भगवान मुझे अपना ले। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देखो यहां जो अपना शब्द है, अपना ले जो है यहां मतलब अपना बना ले, तो यहां जो अपना है ये सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम नहीं, यहां सर्वनाम है मुझे। कौन सा सर्वनाम है? मुझे। और मुझे किससे बनता है? आपको पता है बेटा, मैं से बनता है मुझे। और मैं कैसा सर्वनाम है? मैं सर्वनाम है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है ना। तो अब यहां क्या दे रहे हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक नहीं, निजवाचक नहीं बेटा, सुनो, निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो होता है यह, वह, ए, वे। ठीक है बेटा, निश्चयवाचक, सॉरी, अच्छा निजवाचक कह रहे थे आप ना, नहीं, निजवाचक जो सर्वनाम होता है अपना, स्वयं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, खुद, निज, आप, ये निजवाचक होता है। अब यहां मैंने पहले बता दिया अपना का मतलब स्वयं से नहीं, अपना ले माने अपना बना ले, ये निजवाचक नहीं है। निश्चयवाचक में आता है यह, वह, ए, वे। अनिश्चयवाचक में आता है बेटा कोई, कुछ। ठीक है, क्लियर? कोई, कुछ। हाँ, नहीं, हिंदी में 30% अलग है, इंग्लिश में 30% अलग है। इसलिए देखिए, अगर वो कहते, वहां इन्होंने साफ साफ जो शब्दावली प्रयोग की है, शब्दावली देखिए, उन्होंने कहा कि भाषा के कुल क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें अंग्रेजी होगी 25 प्रश्न, और इसका आपको 30% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। हिंदी होगी 75, इसका 30%, तो इसका 30% मतलब वही लगभग 8 हो गया, और इसका 30% माने 30, अलग अलग। देखिए बेटा, आपको मैं बता दूं कि अगर मिलाकर 30 लाना होगा, अगर मिलाकर 30 लाना होगा तब तो और अच्छा होगा, लेकिन जो कल की लैंग्वेज थी उससे ये चीज लग रही,